नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। नेपाल में एक बार फिर से हमें राजतंत्र स्टैब्लिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी को पता होगा कि भैया बालेन शाह नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ के नियुक्त किए गए हैं। जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर नियुक्त होते हैं, एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हैं जिसकी कई लोग यहाँ पर उपेक्षा कर रहे हैं, कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। खुद इनकी कैबिनेट में ही कुछ लोग इस फैसले के खिलाफ हो जाते हैं। अब बात करते हैं फैसला क्या था। तो फैसला ये था कि इन्होंने छात्र राजनीति पर बैन लगा दिया है और बोला है कि 60 दिनों के भीतर सभी पार्टी आबद्ध छात्र यूनियनों की गतिविधियों को बंद कर दिया जाए और इसकी जगह पर ये लेकर के आएंगे छात्र जो स्टूडेंट काउंसिल होती हैं और स्टूडेंट वॉइस जैसी संस्थाएं। अब प्रश्न ये है कि जब खुद बालेन शाह छात्र राजनीति से पीएम बने हैं तो कैसे वो इस छात्र राजनीति को पूरी तरीके से बैन कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि ये जो इनके डिसीजंस हैं ये किस तरीके से, जैसे ही ये सत्ता में आते हैं, ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने में लगे हुए हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये डिक्टेटरशिप एक जो नेपाल है, राजतंत्र जो नेपाल है, यानी कि प्रजातंत्र से हट करके नेपाल जो है वो राजतंत्र की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ऐसा ना नेपाल की हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है। कई बार यहाँ पर आप देखो राजतंत्र आया, फिर उसके बाद फिर प्रजातंत्र आया, फिर राजतंत्र आया, फिर प्रजातंत्र आया, बहुत संघर्ष भी होते रहे हैं। तो अगर हमें इस पॉइंट को देखना है तो हमें नेपाल के इतिहास को भी बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हमने समझ लिया। नेपाल की हिस्ट्री भी हम यहाँ पर समझेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि व्हेनेवर आई रिकॉर्ड अ वीडियो और जब मैं डालती हूँ तो उसमें बहुत सारे लोग आप ना गोदी मीडिया लिखते रहते हो। आई डोंट हैव इशू विद द गोदी मीडिया। देखिए, हम लोग कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, हम कोई तक न्यूज़ चैनल नहीं है भाई जो हम किसी एक सरकार के खिलाफ में बोलेंगे और सरकार के पक्ष में बोलेंगे। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। न्यूज़ में दोनों ही पक्ष जैसे होते हैं, उस न्यूज़ में आया होता है, हम दोनों ही पक्ष रखते हैं। पहले आप वीडियो को पूरा सुना करें, अंत तक आपको अगर लगता है कि कहीं एक तरफा बात की गई है, किसी का समर्थन किया गया है, देश के खिलाफ है, देश के पक्ष में है, तब आप जाकर के कमेंट करें और कारण के साथ बताएं कि क्यों आप ये बात कह रहे हैं। आप अपना तर्क दीजिए। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपने फर्जी में जाकर के आए और लिख दिया गोदी मीडिया। उनको मुझे पॉइंट्स बताएं ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने यहाँ पर गलत बोली है, तब मैं उसको इंप्रूव कर सकती हूँ, मैं उसको बेटर कर सकती हूँ और उसका आपको रिप्लाई दे सकती हूँ। एटलीस्ट आप मुझे बताएंगे तभी तो मैं सुधार करूंगी ना। अगर मुझ में कोई गलती है या फिर आपको कुछ नहीं पता होगा, शायद आप उसको जान जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ऐसा कुछ लिखें प्लीज मुझे कारण के साथ बताया करें ताकि मैं भी कुछ आप लोगों से सीख पाऊँ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। तो जैसे ही ये पास करते हैं भैया कि बैन होगा तो कैबिनेट इनके खिलाफ हो जाती है। पूरी कैबिनेट नहीं, कुछ लोग इनके पक्ष में थे, कुछ लोग इनके खिलाफ में थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमें इनके ये पॉइंट को समझना है तो नेपाल की पूरी हिस्ट्री हमें जाननी पड़ेगी कि क्या इतिहास नेपाल का रहा है। जब हम इतिहास समझ पाएंगे नेपाल का, तभी हमें पता चलेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। और स्पेशली जो बालेन शाह का स्टाइल हो जाता है, चश्मा पहन करके पूरा रहना, वो कॉपी एक्चुअल में किसको करते हैं ये भी आपको पता चलेगा। अगर हम नेपाल की हिस्ट्री की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग आपका एक डेमोक्रेसी होती है, एक मोनार्की होती है और एक डिक्टेटरशिप टाइप की चीजें देखने को मिलती है। नेपाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर समय समय पर आपको मोनार्की देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री में भी आपको मोनार्की देखने को मिलेगी। खैर, इससे पहले आगे बढ़े तो हम देख लेते हैं नेपाल। नेपाल ये जो नाम पड़ा इसका कैसा पड़ा, तो ने का मतलब होता है वैली ऑफ काठमांडू और यहाँ पर जो पाल नी है वो हमारा हो जाता है द प्लेस प्रोटेक्टेड। यहाँ पर जो इन्होंने पाला दिया है संस्कृति में आता है तो ये हो जाता है अ प्लेस विच इज प्रोटेक्टेड, तो उसको यहाँ पर नेपाल बोला गया है। ठीक है, यहाँ से इसका नाम निकल करके आता है। अब जैसे मैंने बताया कि भैया यहाँ पर मोनार्की रही है तो बहुत सारे राजा रहे होंगे इतिहास में। तो आप देखिए ये सभी राजा रहे हैं, पृथ्वीनारायण शाह, प्रताप सिंह शाह, राणा बहादुर शास्त्री। आप देखो ना पूरा शाह खानदान आपको अंत तक दिखाई देगा। तो मोनार्की पता चल गई कि भैया एक परिवार से वो लीडर रहता है और हमेशा ही वहां के आगे जो लोग आते रहते हैं उनको राजा बनाया जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए, नेपाल का इतिहास भारतीय साम्राज्यों से प्रभावित हुआ, पर ये दक्षिण एशिया का ऐसा एकमात्र देश था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से हमेशा ही बचा रहा। हालांकि हाँ, इनके बीच युद्ध हुआ, ब्रिटेन के साथ इनकी लड़ाई हुई 1814-1816 में और इसके परिणाम स्वरूप एक संधि भी होती है। ठीक है, ठीक है, और इसी संधि के तहत नेपाल साम्राज्य का जो आधा से ज्यादा भूभाग था ना वो ब्रिटिश इंडिया के तहत आ गया था। और वो कौन सा भूभाग था, तो अभी जो ग्रेटर नेपाल का नक्शा पेश किया था ना बालेन शाह ने लगाया था जब वो मेयर थे, तो उसमें उन्होंने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल को अपना अंश दिखाया था। विच इज ट्रू कि पहले जब ये जो संधि हुई थी इससे पहले ये जो हिस्सा था वो नेपाल का ही होता था, लेकिन जब संधि होती है तो ये हिस्सा इंडिया में आ जाता है, ब्रिटिश इंडिया में ना। अब देखिए, नेपाल की
इतिहास जो था वो मैंने आपको बता दिया। इतिहास में जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर आपका लिच्छवी साम्राज्य रहा है, बुद्ध जो हमने धर्म गुरु देखे। इसके बाद वहां पर आपका आ जाता है एक मल्ल साम्राज्य, और उसके बाद नेपाल में 1800 के आसपास आप देखोगे नेपाल का एकीकरण हो जाता है। ठीक है, 1800 के आसपास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये वही नेपाल का पूरा नक्शा है, ग्रेटर नेपाल का, जिसको लेकर के विवाद भी उत्पन्न हुआ था। ठीक है, कि बालेन शाह ने एक ग्रेटर नेपाल का नक्शा दिखा दिया, तो फिर उसके बाद काफी ज्यादा बवाल मचता है। अब जिस संधि के तहत यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है और जो भाग है वो इंडिया में आया, वो ट्रीटी थी हमारी, ट्रीटी ऑफ सुगौली। अब इस ट्रीटी ऑफ सुगौली के तहत यहाँ पर ये पूरा एक डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है, और इस डॉक्यूमेंट को साइन करके जो बहुत ज्यादा पार्ट था, 60% ऑफ द, अगर मैं बात करूं, नेपाल का जो हिस्सा था वो इंडिया में मिल गया था आकर के। 4 मार्च 1860 को यहाँ पर ये जो हमारी सुगौली ट्रीटी है ये हुई थी। चलिए, अब 1816 में जब ये सुगौली ट्रीटी होती है, 60% पार्ट इसका इंडिया में आ जाता है, 15% पार्ट इसका कहाँ चला जाता है, चाइना में, और नेपाल के पास बचता है उसका खुद का मात्र 25% पार्ट। तो जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि नेपाल के पास खुद का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही बचा हुआ है, बाकी सभी उसका क्या हुआ, उसका बट गया, दूसरे नेशन में जाकर के मर्ज हो गया। चलिए, अब जो इतिहास हमें समझना है तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं भैया, कि इतिहास होता क्या है। तो यहाँ से आप देखोगे अगले करीब 80 सालों तक यहाँ पर शाह वंश का शासन रहा, क्योंकि हमने देखा ना जितने भी राजा मैंने आपको पास में दिखाए वो कभी क्या थे, शाही थे। 1846 में यहाँ पर सेना में एक जनरल जंग बहादुर राणा आते हैं और ये आकर के तख्ता पलट कर देते हैं और खुद को यहाँ का प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही राणा आए, अगले 100 साल तक इनका शासन रहता है, लेकिन वापस से यहाँ पर शाह वंश आता है शासन में 1951 में, और वो खुद को बता देते कि भैया अब हम यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम बार बार चेंज हुआ। इसी बीच इंडिया और नेपाल के बीच एक ट्रीटी हुई थी, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ इंडिया 1950 में, जहां पर ये अलाउ कर दिया गया कि भैया जो फ्री मूवमेंट होगा दोनों के बीच, पीपल एंड गुड्स बिटवीन द टू नेशन। ट्रीटी अलाउज क्लोज रिलेशनशिप विद द कोलैबोरेशन ऑफ मैटर्स ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन, जो हमारी पॉलिसीज है। यहाँ तक कि हमने इनसे ये भी कह दिया कि हमारी जो भी टेक्नोलॉजी है या आर्म वेपन एक्सेस है वो भी हम नेपाल को देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चीजें निकल करके आती है, हमारे उनके संबंधों के बीच में एक नया आयाम देखने को मिलता है इसी दौरान। अब देखिए 1955 जिसकी हमने बातचीत करी थी कि भैया पीछे यहाँ पर आ जाते हैं, देन वापस से शाह वंश आता है। इसी बीच 1955 में महेंद्र शाह नेपाल के राजा बनते हैं, एंड दिस इज द पर्सन जिसको एग्जैक्टली बालेन शाह कॉपी करते हैं। क्यों कॉपी करते हैं, एक मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी, वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। और उन्होंने 1959 में क्या किया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, विवाद हो रहा था, तो इन्होंने संविधान बदलते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए टाइप्स होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री, एक होती है सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ पर जो हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है जो नेपाल में एस्टेब्लिश करी गई। अभी प्रेजेंट समय अगर देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, डेनमार्क, मलेशिया, नीदरलैंड्स एंड स्पेन, यहाँ पर भी आपकी ये मोनार्की वाला सिस्टम हो जाता है। ठीक है, हेड यहाँ पर राजा रहता है, मतलब उसका चुनाव नहीं होगा, वो एक ही परिवार से आएगा, बाकी सारे नीचे जो पोस्ट है उनका चुनाव होता रहेगा, वो हेड रहेगा हमेशा। दिस वॉज द सिस्टम, जैसे हम देखते हैं ब्रिटेन में एलिजाबेथ वगैरह। अब देखो ये जो वीडियो है ये मैं आपको किस लिए शो कर रही हूँ, तो इसको अब आप पूरी तरीके से समझ पाओगे कि क्यों मैंने ऐसा बोला। ये है महेंद्र शाह, ये जब यूएन में 1960 में बोलने जाते हैं ना, तो आप देखोगे कि ये लोग इनके सामने झुकते हैं, जबकि जब भी यूएन में कोई बोलने जाता है, जो भी पर्सन जाएगा वो यहाँ पे जो मेंबर होते हैं उनके सामने झुकता है, लेकिन जब महेंद्र शाह बोलने जाते हैं तो इनके सामने वहां पर जो लोग बैठे थे वो झुक जाते हैं। ठीक है, दिस वॉज द ओनली पर्सन, और बढ़िया गॉगल लगा करके पूरा अपना ये जो भाषण वगैरह है यूएन में दे करके आते हैं 1960 में, और इन्हीं को बालेन शाह पूरा डिट्टो कॉपी करते हैं। दिस वॉज द स्टाइल जो अब आपको यहाँ पर पता चलेगा। चलिए, इसके बाद महेंद्र शाह यहाँ पर थे, महेंद्र शाह के बाद आते हैं बीरेंद्र शाह, और ये बीरेंद्र शाह जैसे ही आते हैं तो 29 दिसंबर 1945 में ये किंग ऑफ नेपाल 1972 अंटिल हिज असैसिनेशन इन द नेपाल 2001 नेपालीज रॉयल मिसकैरेज। नाउ आप देखते हैं तो इसी व्यवस्था के तहत देश में जब ये आते हैं तो पहली बार यहाँ पर आप देखोगे कि आम चुनाव आपके हुए थे। कब हुए थे, जब आपके कौन आए थे, बीरेंद्र शाह आए थे। तो इन्हीं के टाइम यहाँ पर पहली बार चुनाव होता है जिसमें नेपाली जो कांग्रेस पार्टी है इसको बहुमत मिलता है, लेकिन राजा ने 1 साल बाद ही सभी राजनीतिक पार्टियों पर बैन लगा दिया, और 80 के दशक के माध्यम से राजा के खिलाफ एक जन आंदोलन फिर से जोर पकड़ा, और 1990 तक विरोध और भी ज्यादा उग्र होता गया। आखिरकार राजा ने बढ़ता विरोध देखा और उसके आगे वो झुकी, और 1990 में आप देखोगे कि संविधान के तहत नेपाल में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उसको
को बना दिया गया। तो ये जो बार बार चीजें अभी आपको देखने को मिली है ना कि भैया कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, फिर राजतंत्र आता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है, फिर राजतंत्र आता है, ऐसा सिस्टम चलता रहता है। और इस टाइम जब ये सारी चीजें हुई थी आप देखोगे कांग्रेस यहाँ पर नेपाली जो कांग्रेस है वो बहुमत प्राप्त करती है। और इसके बाद किंग महेंद्र 1960 का जब कोप होता है तो किरोला वाज इन्वॉल्व इन द एनसी और इन्हीं को बना दिया जाता है नेक्स्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर। और ये जो कोइराला है, नॉट किरोला, जो कोइराला है, इनको अपॉइंट किया जाता है यहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब कहने को तो ये सिस्टम आ गया था क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से असली पावर जो थी वो राजाओं के पास ही थी। कहने को खाली बस ये प्रजातांत्रिक था। तो असंतोष अब भी लोगों के मन में था। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक नई, आप कह दो कि जो प्रोटेस्ट आप कहते हो ना कि जनजेट प्रोटेस्ट हुआ, नया नया प्रोटेस्ट, नहीं भाई, ये प्रोटेस्ट होते रहे हैं नेपाल में, पहले भी नेपाल में ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए हैं और उसका एग्जाम्पल एक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो 1995 में इसी व्यवस्था के खिलाफ नेपाल में गृह युद्ध फिर से शुरू होता है और इस बार भी आंदोलन यहाँ पर होता है और इस आंदोलन की जो अगुवाई करते हैं वो माओवादी करते हैं, वो असंतुष्ट थे। अब ये आंदोलन चल ही रहा था। किसी बीच 2001 में नेपाल में जो राज परिवार है इसमें एक बहुत बड़ा कांड हुआ। ये कांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर इन पर्सन को आप जरूर देख रहे होंगे। ठीक है, 1 जून 2001 की ये घटना है और इनका नाम है दीपेंद्र। ये क्या करते हैं, राजा बनने के लिए अपने परिवार के लोगों के ऊपर गोली चलाते हैं और अपने ऊपर भी गोली चलाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसे राजा थे तो मात्र 3 दिन तक राजा बने, क्योंकि 1 तारीख को ये घटना होती है और 4 जून को इनकी डेथ हो जाती है। मात्र 3 दिन के लिए यहाँ के राजा बनते हैं और राजा बनने की इच्छा पे इन्होंने अपने पूरे परिवार के ऊपर यहाँ पर गोली चला दी थी, इनके जो माता थे, पिता थे, सब पे। एंड देन इसके बाद जैसे इनकी डेथ होती है तो नए बनते हैं ज्ञानेंद्र इन 2012। ठीक है, इनको बनाया जाता है यहाँ का नेक्स्ट, एक तरीके से आप कहते हो मोनार्कल किंग। एंड देन जैसे ही ये सत्ता में आते हैं तो इधर माओवादी आंदोलन जो था वो अभी भी जारी था, क्योंकि वो तो कह ही रहे थे कि ये सिस्टम खराब है, हम इस सिस्टम में नहीं रख सकते, क्योंकि अभी भी पावर किसके पास है, राजा के पावर है। तो पुलिस पोस्ट और सेना की जो चौकियां इनको फिर से निशाना बनाया जाता है। आखिरकार आंदोलन इतना ज्यादा होता है कि 2006 में राजा को झुकना पड़ा और गिरिराज प्रसाद को कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री बने और 2006 में एक समझौते के साथ गृह युद्ध का यहाँ पर अंत हो जाता है। अब 2008 में नेपाल में राजशाही का फाइनली आप देखोगे कि अंत हुआ और 2017 में नया संविधान लागू होने के बाद चुनाव में केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, जैसा हमने देखा। तो नेपाल में फाइनली 2008 में क्या आता है, लोकतंत्र आता है। 28 मई 2000 में नेपाल के लोगों को खुद को गणतंत्र घोषित किया और 240 साल पुरानी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है और इस तरीके से 12 पॉइंट में अग्रीमेंट किया जाता है। और द गार्डियन जैसा जो एक बड़ा एक न्यूज चैनल है वो भी इसको कवर करता है कि डाटा हिंदू द लास्ट हिंदू मोनार्की सिस्टम जो है वो यहाँ पर एंड होता है। हिंदू मोनार्की सिस्टम क्यों, तो यहाँ पर अगर हिंदूज की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन 1952 के आसपास भी 88% थी, आज भी यहाँ पर 81% है। दिस इज द ओनली आप कह दो कि एक नेशन हो जाता है जिसने अभी तक अपने जो लार्जेस्ट एक तरीके से देशों में अगर बात करें, इंडिया में भी इतने हिंदू नहीं है जितने नेपाल में हो जाते हैं। इसी बीच मांग भी होने लगी थी कि नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो पाई। तो आज भी यहाँ पर 81% लार्जेस्ट आपकी पॉपुलेशन हिंदुओं को देखने को मिलेगी। बुद्ध की यहाँ पर 82%। हाँ, मुस्लिम की अगर हम बात करें तो बड़े हैं, 2.5 थे पहले, अब 5% हो गए हैं। और इसके बाद जब केपी शर्मा ओली यहाँ पर आते हैं तो अगेन इनके टाइम में भी हमने देखा था कि भैया दिक्कतें हुई थी, काफी जंजट आंदोलन हुआ था। शेर बहादुर देबा एंड पुष्पकमल दहल यहाँ पर देखिए ये बनते हैं। अब देखो, टेंस ऑफ द थाउजेंड ऑफ द प्रोटेस्ट डिमांडिंग द रिस्टोरिंग ऑफ नेपाल मोनार्की क्लैश विद द पुलिस। अब वापस से यहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई, सिस्टम दोबारा से बदला और ये लोग चिल्लाने लगे कि नहीं भैया हमें तो मोनार्की सिस्टम ही चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके की डेमोक्रेसी आए। और इसकी अगुवाई करते हैं दुर्गा परसाई। तो दुर्गा परसाई इसका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और कहते हैं कि राजशाही यहाँ पर आनी चाहिए। और ये जो केपी ओली के नेतृत्व वाली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी थी इसके भी ये सदस्य रहे थे। उसके बाद ये आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। अपकमिंग UMLA दुर्गा परसाई शट डाउन पुट द गवर्नमेंट ऑन द सिक्योरिटी अलर्ट। और इस तरीके से आप देखोगे कि अगेन यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। नेपाल के गृह मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सेना में अलर्ट रखा गया, इसलिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से आप देखो प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। अपने राष्ट्रीयता, धार्मिक संस्कृति और नागरिक बचाओ अभियान के तहत यहाँ पर नेपाल के लोग संगठित होकर के परसाई के शासन को उखाड़ फेंकने की बातचीत करने लगते हैं और एक नारा निकल करके आता है भैया कि हमें गणतंत्र नहीं राजतंत्र चाहिए, राजा हमारे लिए जान से बढ़कर है और हमें गणतंत्र नहीं राजतंत्र चाहिए। इस तरीके से ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और वापस से कहते हैं कि भैया हमें समर्थन जो है
वो हम अपने राजा का ही करेंगे, हमें किसी तरीके की डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं हो जाती है ना। अब तो ज्ञानेन जो साथ है वो इसको पूरी तरीके से समर्थन दे रहे थे। अब देखिए इसी बीच जब ये सारी चीजें हो रही थी तो जो ज्ञानेन शाह थे वो एक बार मनमोहन सिंह से भी मिलने आए थे और योगी आदित्यनाथ जी से भी इन्होंने मुलाकात कर रखी है जब कुंभ का समय चल रहा था ना। आगे बात करते हैं और बढ़ते हैं यहाँ पर कि ये सारा जो सिस्टम रहा और उसके बाद केपी ओली की जो सरकार है वो भी गिरती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि जनजट प्रोटेस्ट होता है और उसके बाद यहाँ पर सुशीला कार्की आती है जिनकी अंतरिम सरकार बनाई जाती है और फाइनली चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद इलेक्ट किए जाते हैं यहाँ पर कौन, बालेन शाह। अब बालेन शाह यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इन्होंने शपथ ली, क्या इनका रहा है सिनेरियो, वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट एक तरीके से कैबिनेट इनकी हो जाती है, सभी 30-32 साल के यहाँ पर हो जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इनको बधाई भी दी थी और हमने लास्ट में पूरा इसका जो हिस्ट्री वगैरह था, क्या चीजें रही थी, जनजट प्रोटेस्ट वगैरह, क्योंकि उन्होंने केपी ओली को गिरफ्तार करवा लिया था तो हमने इसको पूरा डिस्कस भी किया था। अब देखिए फाइनली अब आएंगे जो न्यूज हमारी हो जाती है, सरकार ने यहाँ पर बैन लगाया और तर्क दिया कि जो छात्र संगठन है वो अब शिक्षा का मंच नहीं बचा है, यहाँ पर लोग उग्रवादीपना दिखाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, वसूली करते हैं और ये जो शैक्षणिक चीजें हैं वो नहीं हो पाती हैं, इसलिए हम इस पर बैन लगा रहे हैं, जबकि वो खुद इसी से आए हैं। अगर बात करी जाए तो आप देखोगे कि इंडिया में भी बहुत सारे छात्र नेता जो हैं वो बेहतर एक तरीके से देखो अच्छे नेता निकल करके आए हैं। अगर कोई खामी है या कमी है तो हमें उसमें सुधार करना चाहिए। ये तो नहीं है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम पूरी तरीके से सिस्टम ही खत्म कर देते हैं। ये बिल्कुल वही बात हो जाती है कि अगर आपको बुखार है तो थर्मामीटर तोड़ करके फेंक दो, थर्मामीटर तोड़ दोगे तो पता ही नहीं चलेगा बुखार है, ठीक है, और कल को वो बुखार कुछ और बड़ी बीमारी बन जाएगा जा करके। तो अगर आपको लगता था कि ये जो सिस्टम था इसमें खराबी थी तो आपको सुधार करना चाहिए था, ना कि उसको पूरी तरीके से आप खत्म ही कर दो, क्योंकि आपने एक मंच छीन लिया जिससे वो आगे चल करके बेहतर राजनेता नेता बन सकते थे, आपने उनसे वो ले लिया। तो छात्र राजनीति खत्म करने से समस्याएं आपकी खत्म नहीं हो जाएंगी, बल्कि आपको लोकतंत्र की एक तरीके से आप धड़कन को कमजोर कर रहे हो, जहां पर लोगों को ये अधिकार था कि वो अपने देश के अगर कोई दिक्कत हो रही तो उसके लिए बोल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, हम देश का समर्थन कर सकते हैं। आपने पूरे सिस्टम को यहाँ पर एक तरीके से साइडलाइन कर दिया। तो क्या ये हमें अब समझ में आएगा कि ये एंड ऑफ डेमोक्रेसी दिखाई दे रहा है? जो बालेन शाह है वो महेंद्र शाह के पद चिन्हों पे चलते हुए वापस से राजतंत्र को लेकर के आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सुगबुगाहट देखने को मिल भी रही है। इस पर आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।